सीएम केसीआर ने कहा है कि तेलंगाना की स्वशासन की आकांक्षाओं के प्राण फूंकने वाले सशस्त्र संघर्ष काल के पहले अमर दोडी कुमरिया का बलिदान यादगार है। केसीआर ने तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष सेनानी दोडी कुमरिया की जयंती मनाई है। मुख्यमंत्री ने कहा, दोडी कुमरिया की त्याग भावना तेलंगाना आंदोलन में भी जारी रही है और तेलंगाना स्वराष्ट्र की प्राप्ति के लिए शांतिपूर्ण संघर्ष में आदिवासी समुदाय ने अपने हिस्से के लामबंद किया है। दोडी कुमरिया की भावना उनकी आकांक्षाओं को व्यक्त करने में शामिल है। उन्होंने कहा, तेलंगाना सरकार हमेशा शहीदों के बलिदान को याद करती है और उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए प्रयास कर रही है। सीएम ने कहा, बीसी जाति व्यवसायों की रक्षा करेगा और उन्हें प्रगति के मार्ग में मार्गदर्शन करेगा, उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करेगा। इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरकार महत्वाकांक्षी रूप से अमर ज्योति का निर्माण जल्द शुरू करने जा रही है। सीएम केसीआर ने घोषणा की कि राज्य सरकार आधिकारिक तौर पर दोडी कुमरिया के जन्मदिन और पुण्यतिथि कार्यक्रमों को उनके बलिदान को चिन्हित करने के लिए आयोजित करेगी। मंत्री केटीआर ने साफ कर दिया है कि राजनीति के लिए पॉलिसी नहीं ला जा रही है। आने वाली पीढ़ी के लिए कुल रूफ पॉलिसी लाई गई है और यह 4 वोट सीट लाने का कार्यक्रम नहीं है। उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि सरकार ये नीति राजस्व के लिए नहीं ला रही है। हैदराबाद के अलावा वरंगल राज्य की भी सभी नगर पालिकाओं में लागू किया जाएगा। हैदराबाद मसाब टैंक के पास सीडीएमए भवन में तेलंगाना कुल रूफ पॉलिसी 2023-2028 की शुभारंभ किया गया है। मंत्री केटीआर ने खुलासा किया कि देश में सबसे अधिक ऑफिस स्पेस अवशोषण हैदराबाद में ही है। प्रदेश में सीएम क्या सीएम है, क्या सरकार का काम जारी है? भाजपा राज्यसभा सदस्य लक्ष्मण ने कहा है कि इस बात को लेकर संदेह है कि छात्रों और बेरोजगार युवाओं को बेरोजगार किया जाता है और सरकार उनकी हाय ले रही है। ऐसी पेपर लीक क्या है? सरकार एक भी परीक्षा ठीक से नहीं करा सकती। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि पूर्व में 3 बार एमएससीटी का पेपर लीक हो चुका था। बीआरएस सरकार की वजह से छात्रों का जीना दूभर हो गया था। लक्ष्मण ने शिक्षा मंत्री के तत्काल इस्तीफे की मांग की है। बीजेपी के प्रदेश नेता डॉक्टर बुरा नरसैया गौड़ ने आरोप लगाया है कि सीएम केसीआर आगामी चुनाव में वोट खरीदने के लिए 1 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च करने से नहीं हिचकेंगे। ब्लूबर्ग की स्टडी के मुताबिक पिछले चुनाव में अकेले 59,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए और सरदेसाई के शब्दों को पिछले अनुभवों से बल मिलता है। उन्होंने यह भी कहा है कि सीएम केसीआर को प्रश्न पत्रों के लीक होने की कोई परवाह नहीं है। बुरा नरसैया गौड़ ने रूबरू के दौरान कहा कि हमारा लोकतंत्र महान है और हर बार जब शासक तानाशाह बनते हैं तो जनता अपने मन की बात करती है। ए कृष्णा राव को तेलंगाना एसएससी बोर्ड के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। कृष्णा राव जो राज्य शिक्षा और प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक है, 2 साल से एसएससी बोर्ड के प्रभारी निदेशक हैं। स्कूल शिक्षा निदेशक देवसेना ने आदेश जारी कर कृष्णा राव का तबादला राज्य शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक के पद से कर उन्हें बोर्ड निदेशक का दायित्व सौंपा है। एस विजयलक्ष्मी को उनके स्थान पर राज्य शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया। इनके साथ ही देवसेना ने एडी के तबादले के आदेश जारी किए हैं। जी उशरानी को प्रौढ़ शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया है। सीएच रमन कुमार जो वर्तमान में टीएसआरजेसी के सचिव हैं, मॉडल स्कूलों के अतिरिक्त निदेशक और जवाहर बाल भवन के विशेष अधिकारी के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। एसआईटी ने टीएसपीएससी पेपर लीक मामले में आयोग के अध्यक्ष जनार्दन रेड्डी से पूछताछ की है, जिसने राज्य में हलचल मचा दिया है। कहा जा रहा है कि उनसे करीब 3 घंटे तक पूछताछ की गई और एक अहम बातें पता चली है। ऐसे लगता है कि पेपर लीक के मुद्दे पर उनसे कई सवाल पूछे गए हैं। गोपनीय विभाग के आरोपी से पूछताछ की और लॉगिन आईडी और पासवर्ड की चोरी से लेकर प्रश्न पत्रों के लीक होने तक के घटनाक्रम पर बयान दर्ज किया है। उन्होंने आयोग में कार्यरत कर्मचारियों के कर्तव्यों और दायित्वों की भी जानकारी ली। प्रश्न पत्रों की तैयारी, उनके संरक्षण, परीक्षा कराने के तरीके और अपनाए जाने वाले तरीकों के बारे में जानकारी मांगी गई है। दूसरी ओर नामपल्ली अदालत ने इस मामले में 3 आरोपियों प्रशांत, राजेंद्र और तिरुपति की हिरासत की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की है। एसआईटी अधिकारियों के अनुरोध पर अदालत ने उन्हें 3 दिन की पुलिस हिरासत में रहने की अनुमति दी। इसके साथ ही तीनों को चंचलगुड़ा जेल से हिरासत में ले लिया जाएगा और एसआईटी के अधिकारी इस महीने की 6 तारीख तक उनसे पूछताछ करेंगे।
विकाराबाद जिले के टांडुर में 10वीं की परीक्षा शुरू होने के चंद मिनटों के भीतर ही प्रश्न पत्र लीक होते ही हड़कंप मच गया। पुलिस ने पाया कि एक सरकारी स्कूल में कार्यरत बायोसाइंस के शिक्षक लीक के लिए जिम्मेदार थे। मंडल शिक्षा अधिकारी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। विकाराबाद के जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कहा कि तांदूर के सरकारी स्कूल में सोमवार को सुबह 9:30 बजे शुरू हुआ 10वीं की तेलुगु की परीक्षा। सुबह 9:37 पर स्कूल में काम करने वाले बायोसाइंस के शिक्षक बड़प्पा ने अपने मोबाइल से प्रश्न पत्र की तस्वीरें खींच ली और इसे एक व्हाट्सएप ग्रुप पर पोस्ट कर दिया। हालांकि संदेश को तुरंत हटा दिया गया, लेकिन यह समझाया गया है कि समूह के अंदर अन्य सदस्यों ने इसे दूसरों के साथ साझा किया है। एमईओ को 11 बजे व्हाट्सएप ग्रुप में प्रश्न पत्र के सर्कुलेट होने की सूचना मिली। तत्काल एमईओ ने इस मामले को पुलिस के संज्ञान में लिया और कलेक्टर ने कहा कि जांच करने वाली पुलिस ने पाया कि बड़प्पा की वजह से प्रश्न पत्र लीक हुआ है। शिक्षा विभाग ने विकाराबाद के कलेक्टर नारायण रेड्डी को निर्देश दिया है वे परीक्षा अवधि समाप्त होने से पहले 10वीं कक्षा के प्रश्न पत्र जारी होने पर रिपोर्ट दें। शिक्षा विभाग ने इन्विजिलेटर अधीक्षक और विभागीय अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें परीक्षा ड्यूटी से हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसी तरह की 10वीं की परीक्षा कल कराने को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने सफाई दी है और ये कहा गया है कि परीक्षा यथावत आयोजित की जाएगी। कलेक्टर नारायण रेड्डी ने छात्र और अभिभावकों को चिंता न करने की सलाह दी है। राहुल गांधी की अयोग्यता पर देशव्यापी बहस के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है और इसी तरह की स्थिति का सामना कर रहे लक्षद्वीप के सांसद को योग्य घोषित कर दिया गया है। एक घोषणा जारी की गई है कि उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल कर दी जाएगी। और क्या भविष्य में राहुल को भी ऐसा ही परिणाम मिलने की संभावना है? क्या सामान्य हो जाएगा कांग्रेस सुप्रीमो राहुल गांधी की अयोग्यता? क्या लोकसभा को वायनाड सांसद के रूप में उनकी सदस्यता का बहाल करना चाहिए? ताजा घटनाक्रम जानने के लिए इस कहानी को देखिए। राहुल गांधी ने 2019 के आम चुनाव के दौरान मोदी के सरनेम पर विवादित टिप्पणी की थी। गुजरात से भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने उन टिप्पणियों पर सूरत की अदालत में आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया। 23 मार्च को मामले की जांच करने वाली अदालत ने राहुल गांधी को दोषी पाया और उन्हें 2 साल की सजा सुनाई। आमतौर पर जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत जिन विधायकों को 2 साल या उससे अधिक की सजा हुई है वे चुनाव लड़ने के अयोग्य है। सजा पूरी होने के तुरंत बाद उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ लोकसभा सचिवालय ने 24 मार्च को एक अधिसूचना जारी कर वायनाड के सांसद राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी। 23 मार्च को यह स्पष्ट किया गया है कि वह अपने पद के लिए अयोग्य हो गए हैं। हालांकि विश्लेषकों का कहना है कि इस मामले में राहुल गांधी को राहत मिलने के आसार ज्यादा है। कहा जाता है कि ताजा घटनाक्रम भी उनके पक्ष में है। क्या यह संभव है? आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि के मामलों में 2 साल तक की कैद और 15,000 रुपए तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। सूरत की अदालत ने इस मामले में राहुल को अधिकतम कारावास की सजा सुनाई थी। सजा का अमल 30 दिन के लिए टाला, जमानत दी। हालांकि कानूनी जानकारों का कहना है कि राहुल के मामले में 2 साल की सजा असामान्य है। इस लिहाज से राहुल गांधी को खुद को लगाई गई सजा को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट जा सकते हैं। भले ही उच्च न्यायालय राहुल गांधी की सजा को 1 दिन कम कर दे। अगर सूरत अदालत के फैसले को निलंबित कर दिया जाता है या अगर सजा को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाता है, उसके खिलाफ अयोग्यता हटा दी जाएगी। इससे लोकसभा की सदस्यता बहाल हो जाएगी। राहुल को ऊपरी अदालतों में राहत नहीं मिली तो स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन ऐसा होने के आसार कम है। लक्षद्वीप के सांसद और राकपा नेता मोहम्मद फैसल, जिन्होंने राहुल के समान स्थिति का सामना किया, उनकी अयोग्यता को हटाने के कारण है। फैसले को निचली अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में 10 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन केरल उच्च न्यायालय ने इसे चुनौती दी और सजा को निलंबित करने का आदेश मिला। उनकी सजा के समय लोकसभा ने उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी। लोकसभा ने केरल उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार उन पर लगाई गई अयोग्यता को वापस ले लिया है।
राहुल गांधी फिलहाल अयोग्य है, उन्हें लोकसभा सांसद के रूप में भी निलंबित कर दिया गया था। जिस वायनॉट सीट का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया वह खाली हो गई है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि वे राहुल के खिलाफ मामले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। हालांकि ऐसा लग रहा है कि राहुल ने अब तक कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने भी साफ कर दिया है कि वायनॉट सीट पर उपचुनाव कराने का कोई इरादा नहीं है। बुधवार को कर्नाटक चुनाव कार्यक्रम जारी करने के दौरान याद दिलाया गया कि खाली सीट के लिए चुनाव कराने के लिए 6 महीने का समय होगा। न्यायिक समीक्षा के लिए सूरत की अदालत ने राहुल को 30 दिन का समय दिया है। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि डोडी कुमरिया शोषण और दमन नीति के खिलाफ लड़ने वाले योद्धा थे। मंत्री रविंद्र भारती में आयोजित डोडी कुमरिया की पुण्यतिथि में शामिल हुए हैं। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव, महमूद अली श्रीनिवास गौड़, MLC एग्गे मलेशियम ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। शर्मिला चाहती है कि तेलंगाना के लिए KCR के विफल होने पर सभी पार्टियां मिलकर उनके खिलाफ लड़े और तेलंगाना राज्य की उपलब्धि के लिए सभी पार्टियां एक एजेंडे के अंतर्गत एकजुट हुई है। आज स्वराष्ट्र के बेरोजगार युवाओं के लिए फिर से एकजुट होने की आवश्यकता है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि तेलंगाना में बेरोजगारों के साथ अन्याय हो रहा है। हालांकि अलग तेलंगाना राज्य के लिए किए गए संघर्ष में 1200 लोगों ने बलिदान और त्याग का परिचय दिया है। पूर्व सांसद वी हनुमंतराव ने कहा कि सूरत कोर्ट राहुल गांधी को जमानत दी है। इस पर कांग्रेस नेताओं ने राहत की सांस ली। उनका कहना है कि पंजागुट्टा में सबके सामने अंबेडकर की मूर्ति रखी गई। सबके जाने के बाद नगर निगम के कर्मचारी अंबेडकर की मूर्ति लेकर गए। अगर महात्मा गांधी ने देश को आज़ादी दिलाई तो उन्होंने कमजोर वर्ग को आज़ादी दिलाने वाले शख्स के रूप में अंबेडकर की तारीफ की है। गोशामहल विधानसभा क्षेत्र के BRS के वरिष्ठ नेता गुड्डम श्रीनिवास यादव ने अयोग्य व निकम्मे विधायक राजा सिंह से विधायक पद से इस्तीफा देने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया विधानसभा क्षेत्र के विकास या लोगों की समस्याओं को दूर करने में राजा सिंह पूरी तरह से विफल रहे हैं और ये सिर्फ लोगों में नफरत फैलाकर सांप्रदायिक दंगे करवा रहे हैं और अपना राजनीतिक जीवन बिता रहे हैं। श्री राम नवमी जुलूस के दौरान लोगों को भड़काने के बावजूद समझदार लोगों द्वारा श्री राम नवमी शोभा यात्रा को सफल बनाने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया है। राजा सिंह को अभद्र भाषा का प्रयोग न करने की चेतावनी दी गई। वह याद दिलाना चाहता है कि उनके खिलाफ PD एक्ट के तहत पहले से ही कई मामले दर्ज है। धर्म और हिंदू मंदिरों का विकास करने वाले CM KCR को कठपुतली करने वालों की कड़ी निंदा करते हैं। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि धरने के नाम पर राज्य सरकार द्वारा लाए गए भूमि सुधारों ने किसान परिवार को विभाजित कर दिया है। आरोप है कि कई लोगों ने आत्महत्या की है क्योंकि सरकार के व्यवहार के कारण जमीन के रिकॉर्ड गायब हो गए हैं। मेयर गढ़वाल विजयलक्ष्मी ने चारमीनार डिवीजन के चूड़ी बाजार एनिमल केयर सेंटर का औचक निरीक्षण किया और इस अवसर पर महापौर ने पशु देखभाल केंद्रों में कुत्तों के थिएटर, पुनर्वास केंद्र और नसबंदी किए गए कुत्तों के केंद्रों का निरीक्षण किया है। उन्होंने कहा पशुओं को नियमित रूप से उपलब्ध कराए जाने वाले भोजन व पीने के पानी की व्यवस्था निर्धारित समय पर की जाए, न कि अपनी मनमर्जी से। बीजेपी सोशल मीडिया पर कांग्रेस की फाइलों के नाम पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ झूठे प्रचार पर कांग्रेस नेताओं ने ADG को याचिका सौंपी। DGP के उपलब्ध नहीं होने पर कांग्रेस नेताओं ने ADG संजय कुमार जैन के साथ याचिका दायर की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लू रवि ने कहा कि BJP नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बारे में सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाई जा रही है। BC पॉलिटिकल JAC तेलंगाना स्टेट चेयरमैन रचाला युगांधर गौड़ ने वनपति जिला खनन अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शहर के खान एवं भूमिगत विभाग के निदेशक के कार्यालय में संयुक्त निदेशक से शिकायत की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि खनिज संपदा की रक्षा करने वाले अधिकारी अवैध आय के लिए काम कर रहे हैं और जिले की खनिज संपदा को ठेकेदार को लूट रहे हैं। कुंतागुट्टा मंडल में पुलीगुट्टा पर हो रहे अवैध खनन के खिलाफ जहां सभी ग्रामीण एकजुट होकर संघर्ष कर रहे हैं, वही उन्होंने इस बात पर रोष व्यक्त किया कि खनन अधिकारी अवैध खनन करने वालों के सहयोगी के रूप में काम कर रहा है। राचाला युगांधर ने चेतावनी दी कि उनके पास जानकारी है सरकारी अधिकारी इस मामले में शामिल हैं और अगर यह सच है तो वे सभी दलों को एकजुट करेंगे और हैदराबाद के केंद्र में बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। उन्होंने मांग की कि वरिष्ठ अधिकारी जवाबदेह और जिलाधिकारी के भ्रष्टाचार में अनियमितता की गहन जांच कराकर कानूनी कार्रवाई करें।
वंदे भारत एक्सप्रेस के आरंभ होने से सिकंदराबाद से तिरुपति के बीच यात्रा के समय में 12 घंटे से घटकर 8.5 घंटे रह जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 8 तारीख को सिकंदराबाद में इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम के बीच संक्रांति के दिन वंदे भारत एक्सप्रेस पहले ही सफलतापूर्वक शुरू हो गई है। अब दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस दक्षिण मध्य रेलवे के लिए उपलब्ध होने जा रही है। वह दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री हैदराबाद आएंगे। इसके साथ ही MMTS के दूसरे चरण के सिलसिले में शहर में फलकनुमा, उम्दा नगर और सिकंदराबाद मिर्चल मार्ग भी शुरू किए जाएंगे। साथ ही सिकंदराबाद स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी जाएगी और सिकंदराबाद महबूब नगर के बीच पुनः दोहरीकरण परियोजना राष्ट्र को समर्पित की जाएगी। वर्तमान में राज्य से तिरुमला जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए 8 ट्रेनें उपलब्ध है। वेंकटाद्री, नारायणद्री, 7 हिल्स, पद्मावती, रायलसीमा, कृष्णा एक्सप्रेस लतोपा से दिल्ली, AP संपर्क क्रांति एक्सप्रेस सिकंदराबाद से तिरुवनंतपुरम, सबरी एक्सप्रेस तिरुमला तीर्थ यात्रियों की सेवा करती है। पूर्व में डबल डेकर ट्रेन कुछ समय के लिए चलती थी, लेकिन यात्री मांग कम होने के कारण इसे रद्द कर दिया गया था। अब वंदे भारत एक्सप्रेस शहर से तिरुपति के लिए 9वीं ट्रेन के रूप में शुरू हो रही है। अन्य ट्रेनें शहर से तिरुपति तक औसतन 12 घंटे लेती है, लेकिन यह ट्रेन महज 8.5 घंटे में गंतव्य तक पहुंच जाएगी। वर्तमान में रेलवे अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट समय के अनुसार यह सिकंदराबाद स्टेशन से सुबह 9 बजे रवाना होंगी और दोपहर 2:30 पर तिरुपति पहुंचेगी। कृष्णा एक्सप्रेस सिकंदराबाद से सुबह 6 बजे निकलती है और तिरुपति जाती है, तब तक रात के 10:30 बज चुके होते हैं। नई वंदे भारत एक्सप्रेस नलगोंडा, गुंटूर, ओंगोल और नेल्लोर होते हुए तिरुपति जाएगी। चूंकि वंदे भारत ट्रेनों की गति अधिक होगी, इसीलिए 130 किलोमीटर की गति को झेलने के लिए एक मजबूत ट्रैक आवंटित किया जा रहा है। इस तरह का ट्रैक फिलहाल तिरुपति रूट पर इकलौता है, इसीलिए वह रास्ता चुना गया। लेकिन बीबीनगर और नड़ीकुड़ी के बीच केवल एक शाखा रेखा है, वह भी एक ही लाइन है। उसे 130 किलोमीटर प्रति घंटे के लिए मजबूत नहीं किया गया है। करीब 175 किलोमीटर इस रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस को धीमी गति से जाना है। गुंटूर और तेनाली के बीच की एक शाखा रेखा भी है। इस ट्रैक की क्षमता भी नहीं बढ़ाई गई है, लेकिन हाल ही में सिंगल लाइन को बदलकर डबल लाइन कर दिया गया है। हालांकि वंदे भारत एक्सप्रेस में 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करने की क्षमता है, लेकिन यह ट्रेन हमारे ट्रैक और मोड़ों की स्थिति को देखते हुए 77 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से यात्रा करेगी। विशाखा को जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में 16 कोच है और बताया जा रहा है कि तिरुपति ट्रेन में इनकी संख्या 9 या 10 होंगी। जैसा कि इस ट्रेन की टिकट की कीमत अधिक होने वाली है, यह ज्ञात है कि अधिकारी पहले कम कोच वाली ट्रेन चलाना चाहते हैं, इस मंशा के साथ कि जो लोग इस राशि को वहन नहीं कर सकते वे दूसरी ट्रेनों को प्राथमिकता देंगे। ट्रैफिक ज्यादा हुआ तो बाद में कोचों की संख्या बढ़ाई जाएगी। यह ट्रेन गुंटूर में 5 मिनट और अन्य स्टेशनों पर केवल 1-1 मिनट रुकेगी। हालांकि इस महीने की 8 तारीख को उद्घाटन वाले दिन आम यात्रियों को यात्रा की अनुमति नहीं होगी। भाजपा के राज्य नेता बुक्का वेणुगोपाल ने अपने गृहनगर नारकुंडा के अभिनेताओं के साथ बलगम फिल्म देखी। फिल्म बलगम में अभिनय करने वाले कुमरिया, सहदेव एलैया और स्वरूप सुजाता को फाइनेंसरों ने सम्मानित किया और स्मृति चिन्ह भेंट किया है। बुक्का वेणुगोपाल ने आज के समय में छोटी छोटी समस्याओं के कारण बिछड़े परिवार को एक करने के लिए इतनी बेहतरीन फिल्म बनाने के लिए बलगम की टीम को धन्यवाद दिया। नारकुंडा में ग्रामीणों को उनका निमंत्रण स्वीकार करने और फिल्म देखने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यदि फिल्म OTT माध्यम के बजाय सिनेमाघरों में होती तो बाहुबली रिकॉर्ड को फिर से हासिल करती। नारकुंडा ग्राम बुड़गा और जंगालू ने यह भी याद दिलाया कि यदि भविष्य फिल्म में बताता है तो वे फिल्म में दिखाए गए कलाकारों से कहीं बेहतर कलाकार है, तो वे 50 साल के नाटक के तथ्यों पर एक गीत बनाने की क्षमता रखेंगे। इस कार्यक्रम में रंगारेड्डी जिला OBC मोर्चा के सचिव कुमार यादव, मिंटी कुमार यादव, सरपंच सुनीगट्टी और सिंधुलू और MPTC टोटा गौतमी, अशोक, वार्ड सदस्य व नारकुंडा के ग्रामीणों ने भाग लिया है।
यातायात प्रशिक्षण संस्थान के सहायक आयुक्त बेगमपेट शंकर राजू ने शहर के दिलसुख नगर स्थित सिद्धार्थ महिला डिग्री कॉलेज में छात्राओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया है। शंकर राजू ने कहा कि शहर के महाविद्यालयों में छात्र छात्राओं के लिए यातायात नियम, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, सिग्नल जंपिंग, ड्राइविंग लाइसेंस व दुर्घटना पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि अधिकांश युवा सड़क दुर्घटनाओं में शिकार होते हैं। सभी को यातायात के प्रति जागरूक होना चाहिए और यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। कॉलेज की प्राचार्य त्रिवेणी कांचना ने कहा कि टीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से छात्रों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के बारे में समझाया जा रहा है और उनकी शंकाओं का भी समाधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एसीपी शंकर राजू ने छात्राओं को अनुशासन में रहकर बिना समय बर्बाद किए समाज में सुधार करने के तरीके बताए और वर्तमान में समाज में लड़कियों के साथ हो रहे अच्छे बुरे परिणामों के बारे में बताया। शहर में एक और खुले घूमने वाले कुत्तों ने कहर मचाया है। गांधीनगर की कॉलोनी में कुत्तों ने दोपहिया वाहन सवार महिलाओं पर सामूहिक रूप से हमला करने की कोशिश की है। उनसे बचने की कोशिश में पीछे मुड़कर देखा, महिला ने स्कूटी पर ही से छलांग लगा दी। नतीजतन यह सड़क के किनारे खड़ी एक कार से टकरा गई, जिससे 2 महिलाएं और एक लड़का चलती गाड़ी से गिर गया। गनीमत यह रही कि महिलाएं और युवक बाल बाल बच गए।